हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम। देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, जबकि एक ही दो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सब आपको क्वेश्चन हिंदी में ही मिलेंगे। कह रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम कब होस्ट किया गया, मतलब कब इसका ऑस्ट्रेलिया जो मेज़बानी किया था। तो देखिए 2018 में ऑस्ट्रेलिया जो था वो कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किया था। जबकि हम बात कर लेंगे 2022 की, तो 2022 में यह बर्मिंघम में खेला गया था, जो कि इंग्लैंड के अलेक्जेंडर स्टेडियम में खेला गया था। यानी इंग्लैंड में बर्मिंघम में अलेक्जेंडर स्टेडियम में खेला गया था। जबकि वहीं बात कर लेंगे 2014 की, तो 2014 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में खेला गया था। जबकि अगर बात कर लेंगे हम लोग 2026 की, तो 2026 में वापस से ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में ये खेला जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में फिर से ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य विक्टोरिया है, उसमें खेला जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड और भी हम कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं कि इस बार जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था, यानी इसको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल भी बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल। इसके समारोह में उद्घाटन समारोह जब हुआ था, उसमें पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम की कप्तान मनप्रीत सिंह ने भारतीय ध्वज को साथ में अपने लेकर अगुवाई किया था। जबकि समापन समारोह में स्वर्ण पदक विजेता टेबल टेनिस की खिलाड़ी निकेत अंचता शरथ कमल थी। जबकि मुक्केबाजी के खिलाड़ी निकत जरीन भी उनके साथ समापन समारोह में ध्वजवाहक लेकर समापन समारोह की मेज़बानी कर रही थी। अब बात कर लेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1948। धारा 5 के तहत ये अधिनियम लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, में भुगतान संतुलन में संकट के कारण आर्थिक सुधारों में शुरुआत की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1991। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित हैं। तो देखिए कुंचू कुरूप ये कथकली से संबंधित है। जबकि कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। यह आप ध्यान में रखिएगा। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल का है। जबकि अब देखिए यहाँ पे शोभना नारायण की बात करेंगे हम लोग, तो शोभना नारायण जो है ये कथक से संबंधित है। शोभना नारायण ये कथक से संबंधित है और कथक जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जबकि वेम्पति चिन्ना सत्यम इनकी बात करेंगे, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये कुचिपुड़ी से संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। जबकि दर्शना झावेरी, ये ध्यान रखिएगा, दर्शना झावेरी का संबंध, देखिए झावेरी बहनें जो हैं इन लोगों का संबंध हमेशा अक्सर झावेरी शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा कि मणिपुर से संबंधित है। तो मणिपुर में मणिपुरी नृत्य होता है, तो याद रखिएगा इसको। यानी झावेरी बहनें जो हैं वो मणिपुरी से संबंधित है। यानी दर्शना झावेरी का संबंध किससे हो जाएगा, मणिपुरी से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप पवार को। जबकि ये बात 2022-23 की गई है। जबकि हम बात 2023-24 की बात करें, अगर 2023 से 24 में
इनके जगह पे यानी प्रताप पवार की जगह पर श्रीनिवासन को चुना गया है। ध्यान रखिएगा इसको भी, ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। श्रीनिवासन को चुना गया, श्रीनिवासन के स्वामी इनका पूरा नाम है, श्रीनिवासन के स्वामी। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो देखिए 1976 में जोड़ा गया था, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जानकारी के लिए हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं कि 42वां संविधान संशोधन, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं यानी मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1976 में किया गया था, इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसमें से ही एक शब्द था पंथ निरपेक्ष, तो इसको भी कब जोड़ा गया था? 1976 में। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बुद्ध शाक्यगण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक थे, क्या थे? तो उनका जो शाक्य कुल था वो एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे, यानी बुद्ध का संबंध जो था वो एक क्षत्रिय परिवार से था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नोन एज, मतलब जमींदारी एसोसिएशन को और हम किस नाम से जानते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जमींदारी से ही इसका संबंध है लैंडलॉर्ड सोसाइटी से, मतलब ऐसे लोग की सोसाइटी जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उन्हीं को हम लोग जमींदारी एसोसिएशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैंडलॉर्ड्स सोसाइटी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों के रूप में होते हैं तो दो या दो से अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो उसमें हमेशा दो या दो से अधिक देशों के बीच में आपसी समन्वय होता है या फिर समझौता होता है कि एक देश से दूसरे जगह कोई भी सामान आएगा या फिर जाना या फिर आने जाने का काम होगा। देखिए बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे? दो या उससे अधिक राज्य, तो राज्यों में तो ये चीज़ें होती नहीं हैं क्योंकि तब उसको अंतर्राष्ट्रीय नहीं बोलेंगे, तब उसको राष्ट्रीय बोलेंगे। दो विभिन्न शहरों में तो ये भी नहीं होगा, दो या दो से अधिक प्रांतों में तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रांतीय हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अब। निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो आप मेरे पूरे वीडियो में देखिएगा तो हर एक शिफ्ट में हरित क्रांति से एक सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आप हरित क्रांति को अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि आपका हरित क्रांति से संबंधित कोई प्रश्न छूटे ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको, क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो देखिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीच, तो ये तो सही है यानी है इसे। अब देखिए कहा है कि एकाधिक फसल पैटर्न, ये तो सही है। उर्वरकों और रसायनों का उपयोग, ये भी सही है। तो यानी गलत क्या हो जाएगा? एक घटक कौन सा नहीं होगा? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी जिसको एमएसपी कहते हैं। तो एमएसपी अभी हाल ही में चर्चा में भी था, तो एमएसपी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए एमएसपी जो है ये 1965 में अस्तित्व में आया था। अब 1965 में जब अस्तित्व में आया था तो इसमें 24 फसलों को एमएसपी के रूप के अंदर में रखा गया ताकि जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या किया जाएगा? किसानों को दिया जाएगा। जबकि आपको हरित क्रांति के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। तो हरित क्रांति में क्या किया गया कि अच्छे किस्म के हाई यील्ड वैरायटी यानी HYV, हाई यील्ड वैरायटी के वी होगा, बीज का इस्तेमाल किया गया। जबकि हरित क्रांति के विश्व में जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि 1960 के दशक से शुरुआत हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आप ये ध्यान रखिएगा, 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। जबकि भारत में अगर हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन ने C सुब्रमण्यम के साथ मिलकर काम किया था।
इसलिए भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को और C सुब्रमण्यम को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड अगेन प्रोडक्ट्स रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन। अब देखिए एक साइंस का प्रश्न है, ये कह रहा है कि किसी एक ऐसे दो रिएक्टेंट हैं जिसको कंबाइन करने पर, जैसे A और B, इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है, तो एक प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट हमारा क्या बना, AB। अब जो प्रोडक्ट बना है इनको वापस हम लोग रिकम्बाइन कराते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, A प्लस B बन जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि A प्लस B से AB बना और AB से क्या बन गया, A प्लस B बन गया। तो जाहिर सी बात है ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो पुनः हो सके, ठीक है, यानी दोबारा हो सके। जैसे अगर हम H2 और प्लस O2 को ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब H2O को जब फिर वापस हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या टूटेगा, ये जब भी टूटेगा तो H2 और प्लस O2 में टूट जाएगा। तो यानी ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी जो वापस अपनी अवस्था में आ जाए। जैसे अगर हम मोम को जलाते हैं, जलाने से पहले पिघलाते हैं, तो मोम को पिघलाते हैं तो एक हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखिए मोम पिघलता है फिर वापस ठंडा होता है तो फिर अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी घटना को ही हम रिवर्सिबल कहते हैं, या फिर पुनः अपनी अवस्था में स्थापित हो जाना ही कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है ब्लोस्मोसोवर इज कॉमन इज इन। देखिए कह रहा है कि ब्लॉसर सावर जो है यह एक अस्थाई मौसम की घटना है। ब्लॉसर जो सावन है एक अस्थाई मौसम की घटना है। इसी के दौरान कि ये केरल से संबंधित है, क्योंकि इसी के दौरान केरल में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं। तो कॉफ़ी के फूल जो खिलते हैं, कॉफ़ी के फूल वो ब्लोसर सोवर के सीजन के ही दौरान खिलते हैं। तो ये एक मौसमी घटना है। तो इसी मौसमी घटना के दौरान ये केरल में हम लोग को ये घटना मतलब इस नाम से जाना जाता है, जब कॉफ़ी के फूल खिलते हैं उसी दौरान का जो मौसमी घटना होता है उसी को हम लोग ब्लोसर सोवर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको कुछ इससे एक्स्ट्रा भी हम फैक्ट बता देते हैं। असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जबकि वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब आपको अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपराधिक प्रक्रिया पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगली की छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहचान अधिनियम 2022, जिसके तहत अगर किसी भी घटना के में कोई व्यक्ति शामिल है या नहीं तो उसके फिंगरप्रिंट या फिर उसके बाल या फिर कोई भी छोटे मोटे नमूने से इसकी पहचान की जा सके उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति वास्तव में वहाँ था या नहीं था, वो अपराधी है या नहीं, इसकी जांच की जा सके। तो इसके लिए कौन सा अधिनियम है, तो पहचान अधिनियम 2022 है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये केरल से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और कथकली है वो भी केरल से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कथकली भी केरल से संबंधित है। अब कथक की बात करेंगे तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है। चलिए अब इससे संबंधित वाद्य यंत्र की आपको बात बता देते हैं। तो कथक जो है, कथक में कौन कौन से वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें इसराज है, बांसुरी है, घुंघरू है, हारमोनियम है, संतूर है, पखावज है, सरोद है,
तबला है, सितार है आदि, ये सब कथक में यूज किए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। जबकि वहीं मणिपुर की बात करेंगे हम लोग, तो मणिपुरी नृत्य में पुंग या शास्त्रीय ढोल या फिर लाई, घरोबा या फिर पेना का प्रयोग किया जाता है। जबकि ओडिसी नृत्य की बात करेंगे तो ओडिसी नृत्य में तबला या फिर पखावज या फिर हारमोनियम या फिर सर्वामंडल, सितार, बांसुरी, वायलिन, ये सब सारी वाद्य यंत्र शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी जो हम लोग सोडा खाते हैं यानी खाने वाले सोडे का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या है। तो उसका रासायनिक नाम खाने वाले सोडे का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। इसका रासायनिक फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं। तो रासायनिक फार्मूला NaHCO3 होगा। जबकि आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का भी हम बता देते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। जबकि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, इसकी बात करेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट ये धामन सोडा है यानी धोने का सोडा है। जबकि कैल्शियम सल्फेट की बात करेंगे तो अब देखिए कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, अगर इसमें ये कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला है, जबकि इसमें हम डॉट 2H2O कर देते हैं तो ये हमारा जिप्सम का फार्मूला हो जाता है, जिसे सेलेनाइड से प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बाकी रासायनिक फार्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार इनके रासायनिक सूत्र भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, कह रहा प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विस इन द मेन एरियाज ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। कह रहा है कि व्यापार के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं, या फिर किसी एरिया में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। कि कहीं पे भी आप कंपनी बैठाए हैं, डोमेस्टिक या फिर फॉरेन या फिर कहीं पे भी ट्रेड करना चाहते हैं एग्रीकल्चरल, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आवश्यक चीज़ होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कहीं पे अभी आप कोई भी कॉमर्स नहीं कर सकते हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है। तो अब देखिए कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद, इसका नाम जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। इसमें जो राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में 7.5 लाख रुपया लगभग दिया जाता है। जबकि आपको बात करेंगे ये भी खेल दिवस पर दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे तो अर्जुन अवार्ड में लगभग 15 लाख की राशि दी जाती है और ये लगातार खेल में 3 साल अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जबकि द्रोणाचार्य की बात करेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख की राशि दी जाती है। जबकि परमवीर चक्र जो है ये वीरता के लिए दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये सेना के क्षेत्र में दिया जाता है। और परमवीर चक्र के लिए 20 लाख की राशि दी जाती है। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत के मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने। तो ये हो जाएगा नीलम देवी। तो जाहिर सी बात है कि ये राजनीतिक से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है और ऐसी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आनंदीबेन पटेल देखिए पहले भोपाल की गवर्नर थी, फिर अभी के टाइम में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दशहरा जो कि रावण पर
भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह में मनाया जाता है। तो कौन से माह में मनाया जाता है? देखिए फागुन मास में तो नहीं मनाया जाता है, फागुन माह के पूर्णिमा को होली मनाया जाता है। जबकि कार्तिक मास देखिए इसमें भी नहीं मनाया जाता है, चैत में भी नहीं, जबकि ये अश्विन में मनाया जाता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, जो कि हमारा आखिरी भी क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का या फिर के कौन से सदन भाग लेता है या फिर लेते हैं? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा। तो विधानसभा यानी विधानसभा में कौन कौन आते हैं? तो राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर आते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।